नमस्कार। बिस्तक के खास शो फायदे के फंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। इस शो में हम खासकर बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या कुछ नया ट्रेंड इस वक्त जारी है, साथ ही हम आपके मन में जो भी डाउट्स है उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मयूख दत्ता जी। आप सीबीओ हैं आईटीआई म्यूचुअल फंड के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिस्तक पर। Thank you so much, Dr. Sinha. It's a pleasure to be with you. Thank you. सर, सबसे पहले तो क्योंकि अंतरिम बजट पेश हुआ 1 फरवरी को और उसके बाद सभी की जो आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, वो कितनी खरी उतरी, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि बजट के बाद शेयर मार्केट की अगर बात करें या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें, तो उन्हें क्या निराशा हाथ लगी है या उनके पाले में भी कुछ अच्छी घोषणाएं आई हैं? देखिए, क्योंकि ये एक इंटरिम बजट था और इस वजह से इसके अंदर किसी भी तरीके की अनाउंसमेंट की कोई अपेक्षा नहीं थी। इस वजह से इनफैक्ट जो चीज़ें अनाउंस करी गई, जो वित्त मंत्री ने बताया, वो एक्चुअली काम चल रहा है अभी तक, उसी की एक कंटिन्यूएशन, उसी को कड़ी को आगे बढ़ाने के बारे में ही ये इस बार का बजट का मूल मंत्र था। तो इन्वेस्टमेंट्स को लेके या टैक्सेशन को लेके कोई ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि ऐसी कोई चीजें, ऐसी कोई बदलाव अनाउंस की जाएंगी। और वो वही चीज जो लोगों ने एक्सपेक्ट करी थी, ऐसा ही कुछ इस बजट में रहा। इनफैक्ट कुछ चीजें एक्चुअली अच्छी आई हैं बजट में, जो कि इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए अच्छी रही हैं। दो तीन चीजें जैसे मैं उसके अंदर हाईलाइट करूंगा। जैसे हमारे देश में पिछले कुछ सालों से हमारा टैक्स का कलेक्शन अच्छा हो रहा है, चाहे वो जीएसटी के थ्रू हो, पर्सनल टैक्सेशन हो, और ऐसे कई सारी चीजें। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो पिछले साल 2023-24 वाले साल में महीने के एवरेज में हमारा जीएसटी कलेक्शन करीबन 1,74,000 था। ये पिछले साल अगर आप 23-24 में देखें, ये करीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास होता था। तो इसका मतलब है सरकार को टैक्स कलेक्शन ज्यादा आ रही है। तो जी। उनको जितने अपने कैपेक्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ग्रामीण बेनिफिट्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा चाहिए, सरकार को अब टैक्स कलेक्शन से तौर से अगर बेहतर आ रही है, तो उनकी बोरोइंग कम हो जाती है। उनको आगे जाके ज्यादा बैंकों से या हमारे से, जो हम लोग गवर्नमेंट के स्कीम्स में पैसा लगाते हैं, वहां पे ब्याज दर कम होता है। तो इसका मतलब है सरकार के पास पैसा आ रहा है और सरकार बोरोइंग कम कर रही है। जो उन्होंने करीबन 6.5 से एक रोड मैप दिया है कि 6.5 पिछले साल था, फिर 5.8 हम्म। और आगे जाते 5.1 का डेफिसिट को होगा। यही चीज लोगों को काफी अच्छा लगा कि गवर्नमेंट की अब बोरोइंग अगर कम होती है, इसका मतलब है दूसरे स्रोतों से पैसा आ रहा है। तो ये चीजें बड़ी अच्छी रही है, जिसकी वजह से लोगों को बजट के बारे में जो अपेक्षा थी, उसके हिसाब से उनको आगे का एक एक रोड मैप अच्छा मिला है। जी। मयूख जी, हम ये भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि हमने देखा कि सरकार का फोकस अलग-अलग सेक्टर्स पर इस बार भी दिखा और उन्होंने अपने योजनाओं के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना फोकस बढ़ाया है। तो क्या इस बार हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी इंटरिम बजट के बाद इन चीज़ों को अपने में समावेश करेगी, उसमें शामिल करेगी और अपने पोर्टफोलियो को वो रीएलोकेट करेंगे? ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में मैं ये कहूंगा कि इस तरह का ट्रेंड्स पहले से ही चला आ रहा है, तो शायद म्यूचुअल फंड उनको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। इसमें ऐसी चीजें जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, अगर मैं आपकी बार बजट को ही अगर लेके चले, तो इसके हम्म। अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण उद्योग के लिए एंड एग्रीकल्चर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी जिसलिए सोलर पावर और सोलराइजेशन को लेके काफी कुछ अनाउंसमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले 3 बजट के अंदर गवर्नमेंट ने केपेक्स के तौर पे 7.5 लाख करोड़, फिर पिछले साल 10 लाख करोड़ और इस साल 11.1 लाख करोड़ की लागत लगाई है कैपेक्स के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के जी। लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है और हम्म। हमारी अनुमान यही होगा कि ये आगे भी इस तरह का एक फोकस इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, ऐसी चीजों पे लगा रहेगा। तो म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियोज भी होंगे, वो इन्हीं के आसपास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की तरफ ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ये कैसे प्ले आउट होता है, ये तो थोड़ा समय ही बताएगा। जी।
चलिए, तो ये तो हमने बात की बजट के बाद किस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ेगा। अब कुछ सवाल वैसे ले लेते हैं जो हमारी आम जनता को सीधे प्रभावित करते हैं। यहाँ हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, उनका सवाल सबसे पहला तो ये रहता है कि जब वो बात करते हैं अपने पैसों के निवेश की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो 2 तरीके से वो निवेश के बारे में आजकल अब सोचना शुरू कर चुके हैं। शेयर मार्केट में भी पैसा लगा रहे हैं और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी पैसा लगा रहे हैं। तो अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड की बात करूँ, तो कैसे वो चुने, बेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी होगी, किस एएमसी के तहत वो अपना पैसा लगाए? देखिए, मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से हूं, तो मैं तो यही कहूंगा कि म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा इंक्लूसिव कैटेगरी, क्योंकि म्यूचुअल फंड का मतलब ये नहीं होता है इन्वेस्टर के लिए कि वो सिर्फ शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। आपके पास 1 साल, 1 महीना, 1 दिन से लेके 30 साल, 10 साल, उसके आगे के आपके जो गोल्स एंड होराइजन है, उन सब की सोल्यूशन आपको म्यूचुअल फंड में मिलेगा। म्यूचुअल फंड में सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, डेट में इन्वेस्ट करने के लिए, गवर्नमेंट डेट में इन्वेस्ट करने के लिए, सेफ्टी के लिए, लिक्विडिटी के लिए, और जैसी चीजें जैसे कि गोल्ड के लिए भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका म्यूचुअल फंड का जी। मतलब, पहला चीज तो मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि केवल शेयर बाजार सोच के ना करें। और भी सारे आप विकल्प हैं जिसको आप अपने जरूरत और अपने गोल्स के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग शेयर बाजार में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सही या कुछ है, सबके अनुमान, सबकी अपनी जरूरतें हैं। जो ज्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं, जिनको शेयर बाजार के बारे में पता है, ट्रैक करना आता है, कंपनीज के बिजनेस के बारे में उनको पता है, क्योंकि जब आप एक 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 सिंगल या एक शेयर खरीदते हैं तो आप एक कंपनी के ओनरशिप में आप उसके भागीदार हो जाते हैं। जब आप इक्विटी बाजार के म्यूचुअल फंड, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो आप एक निवेश से ऐसे 40-50 कंपनीज का एक बास्केट लेते हैं, तो आपका एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, आपको ट्रैकिंग की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। लेकिन कभी अगर आपको शेयर बाजार और कंपनी के बारे में बेहतरीन तरीके से पता है, इन्फॉर्म्ड है, आपको ट्रैक करने का समय है, उसकी वॉलेटिलिटी, उसके उतार चढ़ाव से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको लगता है कि ये फोकस तरीके से 1 या 2 कंपनी या 5 लेता हूं, यही मेरे लिए इनफ है, तो फिर शायद शेयर बाजार आपके लिए ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास समय नहीं होता है, लेकिन वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वहां पे कम लागत से, डाइवर्सिफिकेशन से और समय के हिसाब से मैं कहूंगा म्यूचुअल फंड वहां कई सारी जरूरतों को पूरा करती है। जी, लेकिन कैसे चुने कौन सा म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो उनके लिए अच्छा रहेगा? किस तरीके से, क्योंकि हम देखते हैं कोई स्मॉल कैप कैटेगरी की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत सारे फंड हाउसेज़ होते हैं। बेहतर फंड हाउस को चुनना भी एक डिफ़िकल्टी होती है जब शुरुआती दौर में हम रहते हैं। सो ये तो इसको सबसे डिफिकल्ट सवाल है आज के लिए कि कौन से कंपनी या कौन सा वो चयन कैसे करे। तो इसका एक बहुत सिंपल तरीका, मैं जिस तरह मैं समझता हूँ, और मैं आपके आपके दर्शकों को यही बताना चाहूंगा। आप अपने समय के हिसाब से लगाइए कि आपको पैसा कब हुँ। वापस चाहिए। आपको अगर अपनी जरूरत नहीं पता कि आपको फाइनली कहाँ पहुंचना है, तो कोई भी म्यूचुअल फंड आपके लिए सार्थक नहीं होगा। कहने का मतलब है, अगर मेरा 1 महीना या 6 महीने के लिए मेरी कोई जरूरत है, तो मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो हरगिज नहीं आ सकता। इनफैक्ट कोई हुँ। भी जरूरत जो 3 साल से नीचे की है, मुझे किसी को आपको पैसे वापस देने थे और उसके लिए मैं पैसे कहीं जमा करके रखता हूं, अगर मुझे 3 साल से कम के अंदर मुझे अगर उस पैसे की जरूरत होगी, तो मेरे लिए इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सही नहीं है। वहां पे डेट या फिर एक हाइब्रिड तरीके का फंड होना चाहिए। 5 साल से ऊपर अगर मेरी जरूरत है, तो फिर मुझे तभी मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड में आना चाहिए। और वहां पे भी जोखिम की जो लेवल ऑफ रिस्क है, वो जोखिम का फर्क काफी होता है। तो आप लार्ज कैप फंड में जाते हैं या डाइवर्सिफाइड फंड में जाते हैं, या फिर आप स्मॉल हुँ। कैप की तरफ जाते हैं, तो वहां वॉलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ता है। मेरा इसमें यही कहना होगा कि आपका कोर पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड प्रॉपर फंड्स में होना चाहिए, जैसे कि जी। मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स। उसके बाद आप मिड एंड स्मॉल फंड्स ले, और इस तरह हुँ। का समय में जो जोखिम होता है, उस रिस्क को कवर करने के लिए, उस वॉलेटिलिटी को कवर करने के लिए एसआईपी या एसटीपी एक अच्छा तरीका है, जिससे कि आपके उतार चढ़ाव के समय भी आपका इन्वेस्टमेंट बना रहता है और कुछ चीजें ऑटो पायलट पे रहती है, तो वहां पे रिटर्न बनता है। इसमें सबसे बड़ा मेरा जो कहने का लास्ट पॉइंट ये होगा कि समय ही सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। आप जितने देर बने रहेंगे, तभी ये हुँ। उतार चढ़ाव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होता है।
जी, बिल्कुल, जब भी हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात ऑटोमैटिकली उसमें ऐड हो जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल मैं ऐड करूँगी, जब लॉन्ग टर्म की भी बात होती है तो सबके परसेप्शंस अलग-अलग होते हैं। कोई बोलता है कि कम से कम 5 साल इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई कहता है कम से कम 7 साल का इन्वेस्टमेंट आपका नज़रिया या होराइज़न होना चाहिए। आपके अनुसार मैं जानना चाहूँगी, जब अगर हम बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने देखा था कि शुक्रवार को निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पर भी पहुँच गया था। ऐसे में अगर इक्विटी म्यूचुअल एमएफ में अगर पैसा लगा रहे हैं तो कितने साल का होराइजन लेकर चलना चाहिए? मैं तो जरूर कहूंगा कि ठीक है, शायद आपके दर्शकों को ये जवाब अच्छा ना लगे कि ये इतना लंबा समय, बट मैं कहूंगा मिनिमम 5 साल के नीचे का अगर हुँ, आपका होराइजन है तो आप प्रिडोमिनेंट या तो हाइब्रिड या फिर डेट फंड्स में रहे। 5 साल से ऊपर की जब आपकी अवधि होती है, आपकी कोई भी जरूरत जो आज से 5-10 साल, जैसे किसी के रिटायरमेंट के लिए होता है या घर बनाने के लिए, कई सारे हमारे हुँ, गोल्स होती हैं, वहां पे 5 साल एंड अबव में ही आप इक्विटी डोमिनेटेड म्यूचुअल फंड में आए। वहां पे भी अलग अलग तरीके से है, जितना आपका समय हो सकता है। मैं जरूर ये कहूंगा कि अगर आप उन्हीं, जैसे आपने पिछले सवाल में पूछा कि शेयर लेना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, तो अगर आप शेयर बाजार में भी देखें तो लोगों ने जब 5, 10, 15, 20 साल तक कंपनीज को होल्ड किया और वो कंपनीज की बढ़त हुई है, तभी उनके ओनर, मतलब उनके शेयर होल्डर को भी फायदा हुआ है, उनके रिटर्न्स बने हैं। तो हुँ, एज आई सेड, समय सबसे बड़ा बलवान है। आप जितना लंबे दौरान के लिए रहेंगे, होता क्या है, इट इज मैथमेटिकली ये प्रूवन है कि जितना कम समय होता है वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, जितना लंबा समय होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर रिटर्न्स एक्चुअली एकदम शून्य की तरफ जाता है। दस हुँ, परसेंट 5% नीचे आता है, रिटर्न वही रहता है, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी कम होता है। तो मैं तो ये कहूंगा 5 साल 10 साल के ऊपर जब आप लगाए, तो उतना आपके पास समय और टाइम होना चाहिए जब आप इक्विटी लेना चाहते हैं, चाहे वो शेयर हो चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड। जी। और बिल्कुल जितना समय बढ़ेगा उतना ही कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी उनका बढ़ता जाएगा। अगला सवाल मेरा ये होगा कि अगर मैं मान लूँ कि कोई 30 साल का व्यक्ति है और उसके पास 10,000 रुपए हैं सेविंग के तौर पर और वो उसे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसे वो किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को एलोकेट कर सकता है? कहाँ-कहाँ वो पैसा लगाए? आपके ज़रिए हम थोड़ा-सा उसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल। तो अगर वो लंबे दौरान के लिए इन्वेस्ट करे, 30 साल के आदमी ने अगर आज से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, तो उनके लिए तो पहली हुँ, बात तो मुबारकबाद होनी चाहिए उनके लिए कि उन्होंने पहले शुरू कर दिया। इस तरह के हुँ, काम में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए मैं तो यही कहता हूँ कि शुरू करें और बने रहे। ये दो चीजें सबसे ज्यादा जल्दी शुरू करें और बने रहे, तभी जाके एंड में अच्छा पैसा बनता है। तो 30 साल के हुँ, आदमी के लिए तो पहले मैं सोचूंगा कि अभी से वो अपने रिटायरमेंट के लिए सोचना शुरू करें, ताकि वो अपने, जैसे वो पैसे जोड़ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ हुँ, टाइम, उनके रिटर्न बने। अगर उनकी जरूरतें अगले 10 साल तक है और वो 10 साल तक पैसा नहीं निकालना चाहे, तो डेफिनेटली उनको इक्विटी डोमिनेटेड म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स ले। उसके अंदर डाइवर्सिफाइड फंड, जैसे डाइवर्सिफाइड फंड का मतलब होगा जैसे कि मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का वो चयन कर सकते हैं। उसके बाद वो मिड या स्मॉल, जिस फंड्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, फिर उसमें करे। तो शुरुआत तो मैं कहूंगा जरूर कि पहले डाइवर्सिफाइड फंड से करे, जहां पे, और वहां पे एसआईपी से वो शुरू कर सकते हैं। और एक चीज जरूर याद रखें, चाहे वो 30 साल के चाहे 50 साल के इन्वेस्टर हैं, जब भी आपको मार्केट थोड़ा सा नीचे नजर आता है या उसकी वॉलेटिलिटी नजर आता है, ऐसे एसआईपी करने वाले इन्वेस्टर थोड़ा सा लमसम जरूर करें, जिससे कि हुँ, गिरते हुए या वॉलेटिलिटी का मार्केट से डरे नहीं। वो एक्चुअली आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपको एक मौका मिल रहा है अपने फिर से थोड़ा सा इन्वेस्ट करके अपना कॉस्ट कम करने के लिए। तो जरूरी है जी, कि शुरू करें, बने रहें, और वॉलेटिलिटी से ना घबराए। इनफैक्ट वॉलेटिलिटी के समय थोड़ा सा और हुँ, परचेज करें, क्योंकि जो एनएवी आज आपको मिल रहा है और या जो भी रेट मिल रहा है, वो एक्चुअली शायद पहले 6 महीने पहले का रेट होगा या 1 साल पुराना है। तो आपको एक हुँ। चीज कम प्राइस पे मिल रहा है, तो जरूर पार्टिसिपेट करें। सर, अभी जब हम बात कर रहे थे अलग-अलग जैसे लार्ज कैप फंड की अगर बात करें, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड, ये तीनों में जैसे-जैसे हम देखते हैं कि वोलेटिलिटी बढ़ती जाती है, रिस्क जितना बढ़ता है उतना ही रिटर्न मिलने की संभावना भी बढ़ती जाती है। तो स्मॉल कैप फंड्स का हमने देखा था कि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोग स्मॉल कैप फंड की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने स्मॉल कैप फंड्स में पैसे लगाए थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2024 भी उसी तरह के ट्रेंड लेकर आगे बढ़ेगा और उतना ही रिटर्न मिलने की संभावना है स्मॉल कैप में भी? हाँ, तो मैं, वो दूरदर्शिता तो मेरे पास नहीं है कि इस साल कौन सा सेगमेंट अच्छा करेगा, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि ये साल इतना, जिस तरह के रिटर्न पिछले 1.5-2 साल से मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी ने दिया है,
उसको हम्म। देख के ना आए। ये भी देखे कि उससे पहले ये कैटेगरी काफी वॉलेटाइल भी रहा है। ये उसका ये उसका बिहेवियर है, ऐसे ही वो सेगमेंट चलता है। आप हम्म। रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे उधर अट्रैक्टिव ना हो। अगर आप आ रहे हैं तो जरूर इन्वेस्ट करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब है, लेकिन यहां से आगे वॉलेटिलिटी के लिए भी तैयार है, क्योंकि हर चीज का एक साइकिल होता है। अभी आप टॉप पे देख रहे हैं तो रीसेंट परफॉर्मेंस आपको सोचते हैं कि कहीं हमारे से कुछ रह तो नहीं गया, तो वो एक फियर ऑफ जी। मिसिंग आउट होता है। उसमें सिर्फ ना जाए, आप इन्वेस्ट करें जरूर, लेकिन ये भी समझे कि इसका साइकिल होता है। शायद मैं टॉप पे आ रहा हूँ, नीचे की तरफ ये साइकिल जब फिर से होगा मुझे बने रहना है, ताकि अगली बार जब ये फिर वापस चढ़ता है या वॉलेटिलिटी होता है, मेरे लिए एक्चुअली वो हम्म। फायदेमंद ही है, ताकि मैं और उस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकूं और बेहतर रिटर्न पा सकूं। लेकिन वॉलेटिलिटी के लिए जरूर रहे। मिड एंड स्मॉल का तरीका ही वही है, ये उनका बिहेवियर है कि वो 2 साल 3 साल वॉलेटाइल रहते, 1 1.5 साल अच्छा रिटर्न देते, और तब लोग उसकी तरफ वापस आते। ये पक्का आपका धीरज जरूर टेस्ट करते हैं ये कैटेगरी। अगर आप बने रहेंगे तो आपके रिटर्न बनेंगे। लार्ज कैप उस जी। हिसाब से कम वॉलेटाइल होता है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई अपने निवेश जर्नी की शुरुआत कर रहा है तो शुरुआती दौर में उसे क्या लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा सेफर ऑप्शन होगा, या मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स इसके ज़रिए वो शुरुआत कर सकता है? मेरे हिसाब से शुरुआती इन्वेस्टर को हमेशा मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर उनके तरफ से कॉल ले रहे हैं कि वो फंड कितना लार्ज होना चाहिए, कितना मिड होना चाहिए, कितना स्मॉल होना चाहिए। दूसरी चीज, इन दोनों कैटेगरीज के अंदर आपको तीनों कैटेगरी का एक पार्टिसिपेशन मिल जाता है। ये भी उस तो एक तरीके से ये थाली बन गई जिसके अंदर आपको हर तरीके का, आपके पास उसके अंदर लार्ज मिड एंड स्मॉल का आपको एक पोर्टफोलियो मिल जाता है। तो आपको वो कॉल लेने की जरूरत नहीं कि अब हम्म। मुझे लार्ज में जाना चाहिए, इस साल मुझे मिड बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि वो कॉल आपके आपके बिहाफ पे, आपके तरफ से फंड मैनेजर वो कॉल ले रहे कि उनको जहां पे अपॉर्चुनिटी या जहां पे आगे इन्वेस्ट करने के लिए जहां पे उनको मौके मिल रहे हैं या आइडियाज मिल रहे हैं, तो वो फंड मैनेजर आपके लिए वो कॉल ले रहा है। तो आपको वो सोचना नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको इन्वेस्ट करते रहना है और बने रहना है। कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है फंड, वो एनीवे फंड फंड मैनेजर आपके लिए वो चयन कर ही रहे हैं। इसके बाद जब जी। आपका एक बेसिक पोर्टफोलियो बन जाता है और ये आपका कोर है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि चलिए अब मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आ गया है, इसकी वॉलेटिलिटी मुझे समझ में आ गया है, और मैं उस वॉलेटिलिटी के साथ कंफर्टेबल हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं किस किस तरह के जोखिम में, किस तरह का मेरा रिटर्न एक्सपीरियंस हो सकता है। फिर आप मिड स्मॉल और बाकी चीजें आप चूज कर सकते हैं। ओके। सर कितने म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि जब शुरुआती दौर में हम आते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिखते हैं, और अगर एग्जांपल हमने जो लिया था 30 साल के व्यक्ति का 10,000 पैसे हैं, तो मैक्सिमम आपको आपके हिसाब से कितना वो म्यूचुअल फंड में वो पैसे लगा सकता है ताकि उसे सहूलियत हो, ताकि वो सभी को ट्रैक भी कर सके? जी, तो मैं कहूंगा कि कोई आदमी अगर पिछले अगले 20 25 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और जो भी पैसे जैसे मैंने बताया कि 5 साल या उसके ऊपर या 10 साल के ऊपर के लिए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे निवेशक के लिए मेरे ख्याल से 8 से 10 फंड्स आर गुड इनफ, जिसके अंदर हम्म। डाइवर्सिफाइड फंड्स आते हैं, कुछ मिड है कुछ स्मॉल है, कुछ हाइब्रिड फंड्स भी लॉन्ग टर्म के लिए सही है, ताकि आपका थोड़ा डेट भी आपके पोर्शन में आता है, वो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा स्थिर करता है, थोड़ी वॉलेटिलिटी से भी आपको, आगे की वॉलेटिलिटी से भी आपको पोर्टफोलियो को थोड़ा सा सेफगार्ड करता है। ऐसे आठ जी। दस फंड्स मेरे हिसाब से बहुत होता है एक इन्वेस्टर के लिए। और अगर उनके शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है तो प्रॉब्ली 2 या 3 डेट फंड्स में उनका पैसा अगर लगा हुआ होगा, या आर्बिट्राज फंड जैसे आजकल चलते हैं उसके अंदर लगाते, तो उनको थोड़ा डेट वाली रिटर्न भी आती है और थोड़ी उनकी लिक्विडिटी भी टेकन केयर होती है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में 8 10 और शॉर्ट टर्म में भी 2 से 3 फंड्स इज गुड इनफ फॉर एनी इन्वेस्ट। जी। सर म्यूचुअल फंड, हालांकि शेयर मार्केट में तो प्रॉफिट बुकिंग की बात होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी बहुत लोग पूछते हैं कि क्या प्रॉफिट बुकिंग उसमें भी करनी चाहिए, या अगर करे तो कौन सा सही समय होना चाहिए, मतलब जिस समय इसके बारे में एटलीस्ट वो सोच सके? देखिए, मेरा इसके अंदर हम्म। जवाब शायद आपके दर्शकों को थोड़ा अलग लगे। मेरा कहने का मतलब है प्रॉफिट बुकिंग तभी करना चाहिए जब पैसे की जरूरत है। तब आप ये ना देखें हम्म। कि बाजार नीचे है ऊपर है। आपकी ऊपर। जरूरत के लिए आपने इन्वेस्ट किया, अगर आपकी जरूरत सामने खड़ी है तो प्लीज आप पैसे निकालिए। आगे का हम्म। बाजार कैसा लगेगा, और बढ़ सकता था घट सकता था, उससे बेहतर है कि आपकी जरूरत के हिसाब से बाजार होना चाहिए, क्योंकि ये ऑल फंड्स आर एक्चुअली नथिंग बट, ये कुछ भी नहीं है, बस आपकी जरूरत पूरे करने के लिए एक साधन है। आपकी जरूरत हम्म। अगर सामने है तो आपको फंड से जरूर पैसा निकालना चाहिए। जरूरत नहीं है तो फिर आप बने रहिए, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही बोला
कि जब आप बने रहेंगे तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग और समय से आपको रिटर्न आएगा। तो ये ना देखे कि बाजार ही ऊपर है या नीचे है तभी आप लगाए। मेरा कहने का मतलब है बाजार नीचे है और आपको वॉलेटिलिटी नजर आता है, जरूर आप लगाइए, क्योंकि वो आप वॉलेटिलिटी आपके फायदे के लिए है, वो एक मौका है जो समय दे रहा है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। निकालना कब है? जब आपका वो जरूरत पूरा हो रहा है और वो सामने है, तो मैं तो यही कहूंगा कि उस हिसाब से निकालें। जी। सर, हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में गोल्ड ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। ईटीएफ फंड की अगर हम बात करें तो क्या ईटीएफ फंड में भी पैसा लगाना हमारे व्यूअर्स के लिए मतलब एक फायदे का सौदा हो सकता है? जी, तो मैं ईटीएफ के बारे में ये बताऊंगा कि ईटीएफ सिर्फ गोल्ड में नहीं होता है, उससे आप इक्विटी हुँ, भी ले सकते हैं, कुछ डेट के ईटीएफ भी होते हैं। तो ईटीएफ हुँ, भी हर प्रकार के होते हैं, ये लिस्टेड होते हैं। इसको खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि ये आप हुँ, जैसे वो शब्द है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब ये फंड एक्सचेंज पे मिलते हैं। तो आपके हुँ, पास स्टॉक एक्सचेंज की डीपी का आपके पास वो डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि आप ये फंड्स आप एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। वहां पे आप रेट का ध्यान रखें, लिक्विडिटी है कि नहीं उसका ध्यान रखें। ये डेफिनेटली नॉर्मल म्यूचुअल फंड से चीपर होते, लेकिन ये एक्टिवली मैनेज नहीं होते क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड है। इसके हुँ, अंदर अंतर्गत नीचे आपके अंडरलाइन में आपको वो इंडेक्स या वो एक बेंचमार्क मिलता है उस हिसाब से। तो हुँ, अगर आप निफ्टी लेना चाहते हैं आज, जो निफ्टी आज एनएससी के टॉप 50 स्टॉक्स है, तो आप उनके जी, ईटीएफ ले सकते हैं, एक बार में आप 50 कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं। गोल्ड का भी इसी तरीके से होता है। बहुत से लोग जी, जी, चाहते हैं कि गोल्ड में फिजिकली लेके फिर उसको सेफ्टी रखने के लिए उसकी प्योरिटी सोचते हैं, तो उनके लिए अगर हुँ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो आप गोल्ड के ईटीएफ ले सकते हैं। तो वो आपके जी, डीपी आपके डीमैट अकाउंट में वो यूनिट्स पड़े होंगे, जब आप चाहिए वो निकाल लेंगे। देर उनका 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 आज का मूल, उनका भाव विल बी सेम एज जो गोल्ड के रेट के पास ही होगा। हुँ। सर, बजट में जो उम्मीद लगाए बैठा था आम आदमी कि टैक्स को लेकर भी सरकार कुछ अनाउंसमेंट करेगी, तो इंटरिम बजट था, कुछ अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ। ऐसे में हम टैक्स से जोड़ते हुए एक सवाल लेना चाहेंगे, टैक्स सेवर जो फंड्स होते हैं, उसमें निवेश के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? आप ईएलएसएस टैक्स सेवर्स फंड्स के जी, बारे में आप ईएलएसएस, बात कर जी। रहे हैं। हुँ, देखिए, आज के तारीख में टैक्स को रिलेटेड दो तरीके की चीजें होती, एक नया रिजीम बोलते हैं, न्यू रिजीम, एक ओल्ड रिजीम। हुँ, तो जिन्होंने ओल्ड रिजीम अभी तक लिया हुआ है, सेक्शन 80C के बेनिफिट लेते हैं 1.5 लाख के, उनमें जितने सारे विकल्प है उनमें से एक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड होते हैं, जिसमें उन सारे विकल्पों में सबसे बेहतरीन मेरे हिसाब से टैक्स सेवर फंड होते हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अनलाइक अदर विकल्प जो उसके अंदर बाकी विकल्प 80C में अलाउड है, सबसे कम लॉक इन म्यूचुअल फंड का होता है 3 साल का। अगर आप जी। 5 साल का एफडी लेते हैं या कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हैं, उन सब की अवधियां लंबी होती है, ये 3 साल का लॉक इन होता है। ये भी हुँ, डाइवर्सिफाइड फंड है। ये बहुत अच्छा कैटेगरी है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, लेकिन ये फायदा तभी उनको हो सकता है जब उन्होंने ओल्ड रिजीम को लिया हुआ है। जो न्यू रिजीम के अंतर्गत आज टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं, उनको ये हुँ, बेनिफिट नहीं अवेलेबल है, लेकिन जिनके पास ओल्ड रिजीम है, मैं जरूर उनको बोलूंगा ये बहुत अच्छा विकल्प है और इसको जरूर इस्तेमाल करें। जी। सर, अगर हम आईटीआई म्यूचुअल फंड की अगर बात करें, तो आपका फ़ोकस इस वक़्त किन सेक्टर्स पर है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बार अब इंटरिम बजट तो अनाउंस हो ही गया, साथ ही जितने भी बाहर के बड़ी-बड़ी एजेंसियाँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रही हैं भारत पर। तो आगे ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप किन सेक्टर्स पर बेट लगा रहे हैं? जी, देखिए, आईटीआई म्यूचुअल फंड में हम लोगों को बजट के हिसाब से जितने हमें जिस तरह के जो हमें पढ़ के और जो हमें समझ आया, हुँ, हमें लगता है कि हमारे फंड हाउस के अंतर्गत हम लोग इस वक्त बैंकिंग को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, पीएसयू की कंपनीज को लेके, एनर्जी को हुँ, लेके, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, ये चीजों को लेके हमें नजर आता है कि ये विकल्प और इस तरह के इसके ऊपर काफी सारा पुश है। और हमारे आर्थिक व्यवस्था में भी आज के तारीख में इनकी परसेंटेज आगे बढ़ता हुआ नजर हुँ, आता है। तो हम इस तरह की चीजों में, जैसे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रूरल रिलेटेड कुछ चीजें हमारे को नजर आती है, एनर्जी रिलेटेड नजर आ रहा है, और पीएसयू के बिजनेसेस को लेके जो हम जिस तरह का बदलाव हमें नजर आ रहा है, हमें लगते हैं ये विकल्प की तरफ हमारे को एज अ फंड हाउस इस वक्त उनमें चयन करना चाहिए। हम उसी तरफ से अपने पोर्टफोलियोज को मैनेज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें सही नहीं है, सब मात्राओं और परसेंटेज का फर्क है। टॉप में हम इन सेक्टर्स को मानेंगे आज के तारीख में, और बाकी बिजनेसेस को भी देखते रहेंगे। अगर वो उनमें टर्न अराउंड होता है या फिर उनमें कोई कोई नया
और उसके अंदर कोई नया इनपुट आता है या कोई पुश आता है इकोनॉमी की तरफ से, तो हम वो भी उनको भी कंसिडर करते हैं। बट एट द मोमेंट ये 4-5 चीजें जो हमें सही लग रहा जी। सर, जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की तो स्टेप अप एक कॉन्सेप्ट भी आता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि उन्होंने अगर एक म्यूचुअल फंड में 1000 लगा दिए तो वो 5 साल का जो हम होराइजन लेके चल रहे हैं, 5 साल एक ही हज़ार वो रखेंगे और वो शायद आगे चलकर करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन जब तक वो उसे स्टेप अप नहीं करेंगे, अपने उसको बढ़ाएंगे नहीं कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो करोड़पति बनने वाला जो उनका फंडा है या वो उनका जो आगे की सोच है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगी। सर, स्टेप अप को लेकर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दें। है। बहुत अच्छा सवाल है तन्वी हुँ, जी, दिस इज ये एक्चुअली सही, जैसे मैंने शुरू में आप एक बात कही कि शुरू करें और बने रहे, तो शुरू करते के साथ बने रहने के लिए स्टेप अप भी जरूरी है। बहुत छोटा सा उदाहरण है। मैं हुँ, अगर आज आज हमने 30 साल के उनके व्यक्ति के बारे में उदाहरण पे बात करी कि उनको 10,000 कहाँ लगाना चाहिए, यकीनन उनके जी। अगले 2 साल 3 साल में उनकी इनकम बढ़ेगा। लेकिन उनका दस हुँ, हजार अगर फिक्स रहेगा और अगर उनकी इनकम वही रहती है, बढ़ती है, तो एक्चुअली 10,000 का परसेंटेज उनकी बढ़ते हुए इनकम में कम ही होता रहेगा। आज वो हुँ, 1 लाख रुपए कमाते, कल वो 1.25 लाख कमाएंगे, 10,000 फिक्स रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपके दर्शकों को मैं ये जरूर बोलना चाहता हूँ, और आपने बहुत अच्छी बात करी कि जैसे इनकम बढ़ता है वैसे ही अपनी कंट्रीब्यूशन, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। और वो बढ़ाने की प्रणाली को ही स्टेप अप बोलते हैं। कि जिस आदमी हुँ, का इन्वेस्टमेंट, अगर मैं ये मान के चलूं कि मैं 10,000, 10% ऑफ माई इनकम हमेशा इन्वेस्टमेंट करता रहूं, तो आज अगर किसी का मान लेते 50,000 रुपए की अर्निंग है महीने की, या जैसे भी है, वो अगर 5,000 डाल रहे हैं, अगले साल उनका इनकम अगर 60,000 है, तो उनका 5,000 6,000 होना चाहिए। तो उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ते रहना चाहिए, उसी को स्टेप अप बोलते हैं। और ये करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की हैबिट बढ़ती रहे। नहीं तो, ताकि आपका रिटायरमेंट और आगे के लिए ये वाला स्टेप अप बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। जी। सर, अंत में एक सवाल मेरा ये होगा कि अगर म्यूचुअल फंड में कोई भी निवेश कर रहा है तो किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए? कुछ पॉइंट वाइज़ अगर कुछ आप ऐसे उन्हें जानकारी दे सकें। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए सबसे ज्यादा लोग इमीडिएट 1 साल, मैक्सिमम 2 साल का रिटर्न देखते हैं। और ऐसे हुँ, ही बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो 1.5 साल 2 साल के अंदर म्यूचुअल फंड से निकल भी जाते हैं। तो हुँ, ये एक रीसेंसी का एक बड़ा होता है कि रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपना निर्णय लेना कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। इससे थोड़ा हटे, कभी आप थोड़ा रिस्क भी देखें कि ये जो फंड मैं देख रहा हूँ, या जो मैं कैटेगरी, या जो मैं लार्ज मिड एंड स्मॉल का चयन कर रहा हूँ, तो ये अच्छे वक्त में क्या रिटर्न देता है, और मार्केट जब वॉलेटाइल होता है तब इसका व्यवहार क्या होता है। इससे हुँ, एक इन्वेस्टर को दोनों तरीके का एक अनुमान आ जाता है कि अच्छे वक्त और बुरे वक्त में, बाजार अच्छे चढ़ते वक्त और गिरते वक्त में, मैं जहां निवेश करना चाह रहा हूं, जो मुझे आज वो आकर्षित कर रहा है, उसके जोखिम क्या है। इससे डरे नहीं, एक बार ये समझ हुँ, लिया है तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तो ये, तो रिसेंसी पे ना जाए, एक थोड़ा सा लंबा दौरान देखे और उसके तरह इन्वेस्ट करें। सेकेंड चीज मैं ये कहूंगा कि डाइवर्सिफाई करें। एक ही स्कीम, हुँ, एक ही कैटेगरी अच्छा लग रहा है, तो एक स्मॉल कैप अच्छा लग रहा है, तो बहुत से निवेशक ऐसे होते, तीन अलग अलग जो अच्छे स्मॉल कैप लग रहे हैं एक साथ लगा दिया, और जो हुँ, खराब लग रहा है उसको बिल्कुल हटा दिया। वो ना करे, वो उस वक्त भी हुँ, डाइवर्सिफाई करे। म्यूचुअल फंड का हुँ, सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि एक फंड के अंदर 40 स्टॉक्स मिल रहे हैं या 50 स्टॉक्स, ऐसे औसतन आपको ऐसे मिलता है। तो वही चीज आप इधर भी कर सकते हैं कि जब आप लगाते हैं तब भी आप स्प्रेड आउट करिए, ताकि हुँ, डाइवर्सिफिकेशन से आपको सबसे ज्यादा फायदा हो। एंड सबसे बड़ा तीसरा जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कहूंगा, कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि आप कितने समय और कितने दौरान के लिए लगा रहे हैं। अगर आप डेट पे पैसा लगा रहे हैं, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी डेट अच्छा है, वहां पे उस हिसाब से लगाए। इक्विटी में भी लगा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं इसमें पैसा लगा रहा हूँ आज नहीं, 10 साल 15 साल के लिए। तो मैं 1 साल 2 साल के अंदर अगर उसमें उतार चढ़ाव होता है तो उससे घबराए नहीं, बने जी। रहिए। इस यही चीजें मैं देखता हूँ कि इन्वेस्टर बिहेवियर और इन्वेस्टमेंट बिहेवियर का फर्क होता है। फंड ने अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन जब तक वो इन्वेस्टर के अकाउंट स्टेटमेंट में ना आए, तो वो उसका कोई हुँ। फायदा नहीं हुआ। जी।
और साथ ही हम अपने व्यूअर्स को हर बार ये बात ज़रूर कहते हैं कि जब भी वो अपने निवेश से संबंधित कोई भी डिसीजन लेने की ओर आगे बढ़े तो बेहतर होगा कि वो वित्तीय सलाहकार से राय लेने के बाद ही करे, क्योंकि आपके जो रिस्क एपेटाइट है, आपका जो गोल है, उसके हिसाब से वो आपको बेहतर तरीके से एडवाइस दे सकेंगे। मयूख जी, आप हमारे शो में आए और हमारे व्यूअर्स से म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारियाँ उनके साथ आपने साझा की, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच तन्वी जी, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको फायदे के फंड सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजतक। बिजतक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिजतक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।